आज हम चर्चा करेंगे समास पे। क्या है समास, समास का अर्थ क्या होता है, कितने इसके भेद होते हैं और परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार का आता है समास का। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप, संक्षेप करना या संक्षिप्त, अर्थात शब्द को छोटा करना। समास दो शब्दों से बना है, समधन आस, समधन आस, समधन आस से मिलकर बना है समास। अब सम का अर्थ क्या होता है, पास, और आस का अर्थ आना या बैठाना, बैठाना या आना, बैठाना या आना। दो शब्दों को पास पास बिठाया जाता है, जिससे क्या एक नए शब्द का निर्माण होता है। देखिए समास शब्द किस प्रकार होगा, जैसे जलधारा, ये जो शब्द है ये तो क्या है, समस्त पद बोलते हैं इसको। जैसे शब्द है समस्त धारा, इसको क्या बोलते हैं, समस्त पद या सामासिक पद। लेकिन जब इसका विग्रह, समास में विग्रह होता है, संधि में विच्छेद। संधि ध्वनि स्तर की प्रक्रिया और समास शब्द स्तर की प्रक्रिया होगी। जैसे जल धारा है, जल की धारा, जल की धारा, याद रखिए। जब अब हमने क्या किया, समस्त पद था या जो सामासिक पद था उसका हमने क्या किया, विग्रह किया। क्या किया, विग्रह किया। समास में विग्रह होता है और संधि में विच्छेद होता है। जल की धारा, समास में हमेशा एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें दो पद होते हैं। पूर्व पद जो पहले होता है उसको क्या कहते हैं, पूर्व पद, और बाद वाले पद को, इस पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद। अब इस पद की प्रधानता के आधार पर समास का पता चलेगा कि कौन सा समास है, किसमें पूर्व पद प्रधान होता है, किसमें उत्तर पद प्रधान होता है, और किसमें दोनों पद प्रधान होता है, और किसी में तीसरा ही पद प्रधान होता है। और ये जो बीच में आया ये क्या है, कि क्या है, परसरक। क्या है, परसरक। कि क्या है, परसरक या कारक है। अब देखिए इससे हम शब्द बना रहे हैं, शब्द वही है, शब्द वही है। जल की धारा, जल की धारा, ये जो समस्त पद, ये जो पद अर्थ दे रहा था वही अर्थ ये जल धारा दे रहा है। लेकिन फर्क क्या है, हमने इसका क्या किया, संक्षेप किया, संक्षिप्त कर दिया, इसको छोटा रूप बना दिया, जल धारा। लोप हो रहा है किसका, परसरक होगा, परसरक का लोप हो रहा है और एक संक्षिप्त रूप बन के आ रहा है जल धारा। समास विग्रह से, समास विग्रह करने के बाद में हम समस्त पद बनाएंगे। समस्त पद का क्या होता है, विग्रह होता है। जल की धारा, अब आपको पहचाना कि कौन सा पूर्व पद है, कौन सा उत्तर पद। बाद वाला उत्तर पद होगा और पहले वाला पूर्व पद होगा। और इसमें पद की प्रधानता, सबसे बड़ी बात आपने आज तक पढ़ा है कि पद प्रधान होता है। तो पद प्रधान होता है तो किस प्रकार होता है, कैसे पता चलेगा कि भी पहला पद प्रधान है या दूसरा पद प्रधान है। प्रधान पद, प्रधान पद क्या है, प्रधान पद क्या है, जिस पद के कारण समस्त पद का अर्थ पता चले, जिस पद के आधार पे, जिस पद के आधार पे समस्त पद का पता चले या समस्त पद का अर्थ आए, वो कौन सा पद होता है, प्रधान पद होता है। यहां देखिए जल की धारा, अभी जल धारा शब्द है, इसमें अर्थ किसके आधार पे आ रहा है, धारा के आधार पे आ रहा है। किसके आधार पे आ रहा है, धारा के आधार पे आ रहा है। ये धारा दूध की भी हो सकती थी, खून की भी धारा हो सकती थी। जल की धारा बह रही है, जल की धारा बह रही है। जैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, जल की धारा बह रही है। अब देखिए, अब इसमें देखिए क्रिया किसके अनुसार आ रही है, प्रथम पद के अकॉर्डिंग आ रही है या दूसरे पद के अकॉर्डिंग आ रही है। तो देखिए जल क्या है, जल तो पुल्लिंग है, जल पुल्लिंग है। धारा क्या है, अच्छी धारा, स्त्रीलिंग है। धारा, इसमें क्रिया किसके अकॉर्डिंग आ रही है, धारा के अकॉर्डिंग आ रही है। तो जिसके अकॉर्डिंग काम होगा, क्रिया जिसके अकॉर्डिंग आएगी वही पद प्रधान होगा। जैसे शब्द है ऋषि कन्या, क्या है, ऋषि कन्या।
यहाँ दो पद है, एक ऋषि है दूसरा कन्या है, एक पद ऋषि है दूसरा कन्या है। इसका अब अगर हम विग्रह करेंगे, ऋषि की कन्या, ऋषि की कन्या, ऋषि की कन्या, ऋषि की कन्या। यहां देखिए ऋषि की कन्या स्नान कर, या ऋषि कन्या, अब ये ऋषि की कन्या है। अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे ऋषि कन्या स्नान कर रही है, वाक्य प्रयोग किया ऋषि कन्या स्नान कर रही है, ऋषि कन्या स्नान कर रही है। ध्यान से देखना, अब जो क्रिया जो आ रही है वो कन्या के अनुसार आ रही है, न कि ऋषि के अनुसार। तो समस्त पद में जिस पद के कारण समस्त पद का अर्थ आएगा वह पद कौन सा होता है? प्रधान पद। और कोई भी पेपर हो उसमें आपको भी पता है कि समास विग्रह नहीं पूछते, अगर पूछ भी लिया तो आसान होता है एकदम। हमारा यहाँ का तरीका क्या है, हम जब कभी भी समास का प्रश्न आता है परीक्षा में, हम 6 भेद होते हैं समास के, 6 के 6 भेद वहां थोप देते हैं। यह नहीं देखते कि भाई ऑप्शन क्या है, ऑप्शन विकल्प अगर देख लें तो बात ही खत्म हो जाए। हम जो ऑप्शन में नहीं है उसी समास, उस समास के भी नियम साथ में लेके आ जाते हैं। आपको पहले ऑप्शन देखने के ऑप्शन कौन से हैं, फिर उन ऑप्शन के नियम क्या है, क्या कहते हैं समास, फिर चर्चा करेंगे। बाद में भाई ये होगा कि हाँ ये समास हो सकता है। विग्रह देगा तो एक ही प्रकार से देगा, ऐसे नहीं है ऋषि की कन्या, ऋषि के कन्या, ऐसे नहीं देगा, या की देगा या से देगा। पर्सन का आपको भी लगा के देखना होगा कि कौन सा कारक है। और इसकी कोई ट्रिक नहीं होती कि भाई ये व्याकरण की कोई ट्रिक नहीं होती कि व्याकरण ट्रिक से हो जाएगी, नहीं होगी ट्रिक से। आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास सब आने चाहिए, तभी जाके व्याकरण कंप्लीट होती है। अब बात करें समास, ये बेसिक बात है। अब परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदों को परस्पर मेल होने, मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पद मिलकर क्या कर रहे हैं? संक्षेप रूप धारण कर रहे हैं, तो वो क्या है? समास है। परिभाषाएं कोई पूछता ही नहीं, अगर पूछ भी ले तो संक्षिप्त या संक्षेप रूप क्या है? समास है। और सम का अर्थ पास है, आस का अर्थ है बैठना या आना होता है। ये सामान्य बातें हैं जो चर्चा करेंगे इन पदों पे करेंगे, इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। प्रधान पद क्या होता है? पद की प्रधानता के आधार पे समास के 4 भेद होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पे समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। अगर बात करें समास के भेद की, हिंदी में समास के भेद होते हैं 6, और प्रश्न आ जाए पद की प्रधानता के आधार पे भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। दोनों पे चर्चा करेंगे अभी, फिर कुछ शब्द और लेंगे। रखना कुछ नहीं है, आपको तरीका बताया जाएगा समास विग्रह का। देखिए पद प्रधानता के आधार पर, पद प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते। कितने भेद होते? 4। कौन कौन से? पहला अविभाव। अब देखिए पहले में पहला ही पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान। अव्ययभाव समास में पद कौन सा प्रधान होता है? पूर्व पद। कौन सा पद होता है? पूर्व पद प्रधान। दूसरा समास है तत्पुरुष, मतलब उसके समान। अर्थ क्या होता है? तत्व में उसके समान। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान। दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। अर्थ किसके अनुसार आएगा? समस्त पद का जो अर्थ आएगा वो दूसरे पद के आधार पर आएगा। इसके 2 और भेद है, एक कर्मधारय, द्विगु। ये इन दोनों में भी क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। फिर द्वंद्व समास है, इसमें कौन सा होता है? इसमें देखो द 2 आ रहा है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में कौन से पहले में पहला होता है, दूसरे में दूसरा होता है, और तीसरे में दोनों प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों पद स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ रखते हैं, किसी पे आश्रित नहीं होते।
तीसरा चौथा समास देखिए बहुव्रीहि इसमें क्या होता है? अब आपको क्या है, कुछ ट्रिक से करवा रहे हैं, लेकिन बहुव्रीहि समास के लिए आपको प्रायवाची आनी चाहिए। अगर आपको प्रायवाची नहीं आएगा तो बहुव्रीहि समास नहीं आएगा। बहुव्रीहि समास इसमें तीसरा पद, तीसरे का अर्थ क्या है यार? भैया आपने बोला कि पद तो दो ही होते हैं, तीसरा पद कहां से आ गया? तो तीसरा पद अर्थात अन्य अर्थ निकलेगा। जो शब्द लिखा है उससे अन्य अर्थ निकलेगा। जैसे देखिए लंबोदर शब्द, कौन सा शब्द है? लंबोदर। अब लंबोदर शब्द को देखते ही आपके दिमाग में किसकी याद है? गणेश की। गणेश जी को लंबोदर बोलते। देखिए शब्द तो लंबोदर है यार, लंब और लंबा और उदर दो शब्द है, लेकिन इन दोनों से अर्थ नहीं आ रहा है कि कौन सा अर्थ आ रहा है? तीसरा अर्थ आ रहा है। तो वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। इसके लिए आपको प्रायवाची आनी चाहिए। एक बेसिक सी बात है, अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व, पांचों समास में बहुव्रीहि समास हो सकता है। कोई तत्पुरुष समास का शब्द है तो उसमें भी बहुव्रीहि हो सकता है। कर्मधारय का उसमें बहुव्रीहि हो सकता है। परीक्षा में किस प्रकार करोगे? अगर ऑप्शन बहुव्रीहि समास आया है तो आपको जो शब्द दिया आपको उसके प्रायवाची आनी चाहिए। आपको शब्द पे सबसे पहले यही ऑप्शन देखना है कि कहीं इसमें बहुव्रीहि तो नहीं है। बहुव्रीहि है तो इन पांचों समास में बहुव्रीहि हो सकता है। अब हम बात हमने की कि हिंदी में समास कितने होते हैं? छह कैसे होते हैं? जो इसके पद प्रधानता के आधार पर कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष का ही भेद माना गया था, उसमें हिंदी में कौन से? इन दोनों को अलग भेद माना जाता है। इन दोनों में भी कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद। 6 समास हमने किए, अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये हिंदी में समास पूछ ले कितने होते हैं? 6 होते हैं। पद प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं। ये तो थी बेसिक बातें कि भाई समास किस प्रकार होता है। समस्त पद के बारे में चर्चा की, वो आपको और भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन जो निचोड़ क्या होता है, जो विवादित चीजें हैं, उनको किस प्रकार क्लियर करें वो देखेंगे। जैसे पहला समास है अव्ययभाव समास। अब बचपन से पढ़ते, जब से आपने हिंदी व्याकरण पढ़ी है तब से यही बातें पढ़ रहे हो कि भाई अव्ययभाव समास में होता क्या है। देखिए ध्यान से, अव्ययभाव समास है, ध्यान से देखिए इसको। इसमें पहला पद प्रधान होता है, तो पहला पद उपसर्ग या अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? जिस पद की में कोई परिवर्तन नहीं। अब ये परिवर्तन किस आधार पे होता है? अगर लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पे किसी शब्द में परिवर्तन हो रहा है, किसी शब्द में परिवर्तन हो रहा है, तो वो अव्यय नहीं होके विकारी होगा। अव्यय अविकारी होता है, अर्थात कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ये हम जब शब्द रचना का, शब्द के प्रकार चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएगा अविकारी का भेद है। उसके बाद में आपकी तस्वीर धीरे धीरे क्लियर होगी। दूसरी बात, पहला पद उपसर्ग या अव्यय या शब्दों की पुनरावृत्ति या शब्दों की पुनरावृत्ति। ध्यान से देखिए किस प्रकार शब्दों की पुनरावृत्ति होगी। शब्द दोष, एक शब्द दूसरी बार आएगा तो वो किसका बोध करवाएगा? अव्यय का बोध करवाएगा। जैसे देखिए मारामारी, अब यहां देखिए 2 बार आ गए मार, शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, जिसके कारण इसको एक वचन में लो चाहे बहुवचन में लो, ये अपरिवर्तनशील रहेगा। जब शब्द की पुनरावृत्ति होगी तो शब्द में क्या है? किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अव्यय का आपको ऐसे ही पता चलेगा कि भैया आप उसको बहुवचन बनाना चाहोगे तो बहुवचन नहीं बनेगा, परिवर्तन कुछ नहीं होगा, वो होते हैं अव्यय। और रही बात उपसर्ग की, तो उपसर्ग आपको आनी चाहिए कि कौन सा उपसर्ग होता है, इसी से तो पता चलेगा हमें। दूसरी बात है, अगर प्रत्यय के रूप में शब्दों की पुनरावृत्ति, और तीसरी बात देखिए, तीसरी बात कौन सी है? प्रत्यय।
कुछ प्रत्यय है जिनके कारण अव्ययभाव समास होता है, जैसे अनुसार, पूर्वक, उपरांत। ये शब्द या प्रत्यय जुड़े हो तो कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास। कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। आपको मुख्य बात ये ध्यान में रखनी है कि जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो वह अव्ययी हो जाते हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी बात हमने की, कुछ प्रत्यय जैसे अनुसार और पूर्वक और उपरांत लगे हो तो वह अव्ययभाव समास होता है। धातव्य लगा के, धातव्य ये देखिए, कुछ उपसर्ग भी है, अगर वो आ जाए तो अव्ययभाव समास नहीं होगा। जैसे क्या? कु, सु, दुर, कुसु, दुर, दुस, बद, खुश, दु, ती, चो, अ, अन, न। अगर ये उपसर्ग आ जाए, कु, सु, दुर, दुस, बद, खुश और दो, ती, चो और ए, ना, और एक उपसर्ग रह गया का। कौन सा रह गया? का। ये अगर उपसर्ग आ जाए, ये शुरुआत वाले का, कु, सु, दुर, दुस, बद, खुश, ये क्या है? ये विशेषताएं बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। विशेषण विशेषी की बात किस समास में करेंगे? ये कर्मधारय समास के उपसर्ग है। ये उपसर्ग लगे होंगे तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय। और ये दो, ती, चो, जब हमने उपसर्ग चैप्टर किया था उसमें बताया था कि दो, ती, चो क्या संख्यावाची उपसर्ग है। जब ये उपसर्ग लगे होंगे तो द्विगु समास होगा। अ, अन, ना, तत्पुरुष का एक संस्कृत में भेद होता है, नंज तत्पुरुष, उसमें आते हैं। अगर तत्पुरुष ऑप्शन में ना हो और अ, अन और ना लगा हो तो आप कौन सा कर सकते हो? अव्ययभाव कर सकते हो। अ, अन, ना में एक बात ये रहेगी कि अगर ऑप्शन में तत्पुरुष नहीं होगा तो आप कौन सा समास कर सकते हो? अव्ययभाव समास कर सकते हो। ये तो इसकी बेसिक बातें थी कि भाई पहला पद उपसर्ग हो या अव्यय हो, जिस पद में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं, और शब्दों में पुनरावृत्ति हो तो अव्ययभाव समास होता है, और प्रत्यय अनुसार, पूर्वक, उपरांत लगा हो तो अव्ययभाव समास होता है। क, कु, सु, दुर, दुस, बद, खुश, दु, ती, चो, अ, अन, ना, ये उपसर्ग लगे हो तो वहां अव्ययभाव समास नहीं होता है, और बाकी सभी जगह अगर कोई उपसर्ग लगा है तो वहां नित्य ही अव्ययभाव समास होगा। लेकिन एक बात और ध्यान देना, उस शब्द का तीसरा अर्थ नहीं आना चाहिए। अगर तीसरा अर्थ आ रहा है, बहुव्रीहि ऑप्शन में होगा तो बहुव्रीहि करना होगा। अब देखिए, आपको मैं विग्रह भी बताऊंगा, किस प्रकार विग्रह करेंगे, क्या करेंगे। विग्रह जो तरीके आपको बताए जाएंगे उनमें से आप एक आधा तरीका अपना सकते हो, भी एक तरीके से कर सकते हो। जैसे शब्द है यथा, यथा शब्द लगा हो ना, वहां अव्ययभाव समास होता है। जैसे यथा समय और यथाशक्ति। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यथा समय है, यथाशक्ति है। समय, अच्छा समय पुल्लिंग है, अच्छी शक्ति, शक्ति स्त्रीलिंग है, समय पुल्लिंग है, लेकिन यथा में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, यथा यथा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि स्त्रीलिंग शब्द के कारण यथा का रूप परिवर्तन हो जाए या पुल्लिंग के कारण यथा का रूप परिवर्तन हो जाए। यथा समय या यथा शक्ति, जो शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। अब इनका विग्रह किस प्रकार करेंगे, उसका एक यथा शब्द जब लगे हो तो उनका विग्रह किस प्रकार करेंगे। आपको यही नियम याद रखने, उत्तर पद के अनुसार, ध्यान से देखना, उत्तर पद के अनुसार जो उत्तर पद या पद निश्चित है, जैसा पुल्लिंग के लिए, जैसी उत्तर पद है, जितना उत्तर पद है, और जो उत्तर पद है, जो उचित है उत्तर पद,
ये चार ही तरीके आप अप्लाई। जैसे शब्द है यथाशक्ति, अब जो अव्यय भाव आया उसकी जगह हम के अनुसार, जो निश्चित है, जैसा जैसी या जितना, ये अव्यय की जगह हम प्रयोग कर सकते हैं। यथा की जगह हम क्या कर सकते हैं, के अनुसार कर सकते हैं, या जो निश्चित है, या जैसा है, जैसी है, या जितना है, यह हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए यथाशक्ति, अब दूसरा पद मैंने क्या लिखा है, उत्तर पद, ऊपर का क्या, उत्तर पद। अब उत्तर पद किसको कहते हैं, दूसरे पद को कहते हैं। ये पूर्व पद है, यथा, प्रधान कौन है, यहां अर्थ आ रहा है वो यथा के अकॉर्डिंग आ रहा है, शक्ति का अर्थ यथा के अनुसार है। बात करें इसका विग्रह करेंगे तो शक्ति, अब क्या लिखेंगे बाद में, क्या दूसरा पद लिखेंगे, उत्तर पद लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे, के अनुसार, शक्ति के अनुसार। दिक्कत आप सभी को जहां आ रही है वो दिक्कत यह है कि हम विग्रह किस प्रकार का, समास तो फिर भी पहचान लोगे कि हाँ ये समास होता है। और राजस्थान में कोई ऐसा नहीं है कि भाई जो समास को नियम या कायदे से करता है, रटता है, रट्टा मारता समास का, रट्टा नहीं मारना है। यथा शब्द लगा हो, अव्यय भाव समास होता है, और यथा के चार प्रकार से आप विग्रह कर सकते हो। अब दिमाग में ये भी आ रहा है कि चारों में से अगर चारों साथ में आ गए तो कौन सा करें, चारों साथ में नहीं आएगा। या तो जो या शक्ति के अनुसार दे सकता है, या जैसी शक्ति है, या जितनी शक्ति है, यथा समय, जो, अब हम देखेंगे उत्तर पद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो उत्तर पद क्या है, दूसरे तरीके से बता रहा हूं, यथा समय, यहां आप समय के अनुसार भी कर सकते थे, लेकिन यथा समय, जो समय निश्चित है, जो समय निश्चित, जो समय निश्चित है। देखिए आप समय के अनुसार भी कर सकते थे, लेकिन आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, जो समय निश्चित है। जैसे यथागति शब्द है, यथागति। अब ध्यान से देखना, यहां जो भाई गति का अर्थ की, गति तो गति होती, गति का तो अपना अर्थ है, लेकिन जो इस पद का जो अर्थ आ रहा है, समस्त पद का अर्थ, समस्त पद का जो अर्थ आ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, यथा के अकॉर्डिंग आ रहा है। यथा का रूप नहीं बदल रहा है। अब यथा क्या है, पूर्व पद है, और जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उसमें अव्यय भाव समास होता है। और ये कौन सा, उत्तर पद। हमें कुछ नहीं करना है, उत्तर पद लिखना है, पहले गति के अनुसार, गति के अनुसार, गति के अनुसार। ये तो जब शब्द के आगे यथा लगा हो। एक आपको और बात मैं बता देता हूं, अगर पद प्रधान वाली बात फिर भी खोटी गलत साबित हो सकती है, लेकिन क्या आप इस शब्द को यथा समयो बना सकते हो, नहीं बनेगा, बनेगा वो इसमें नहीं आएगा। अगर शब्द का रूप परिवर्तन होगा तो वो इसमें नहीं आएगा, अव्यय भाव समास में कभी नहीं आएगा। तो ये बात ये लगा के भी देख सकते हो आप, बहुवचन बना के भी, बहुवचन बनाया, जच रहा है या नहीं जच रहा है, नहीं जच रहा है तो अव्यय भाव है, जच रहा है तो कोई और ही समास है। यथा वाला ध्यान में रखना, यथा शब्द लगा हो तो अव्यय भाव समास होता है। फिर देखिए आ उपसर्ग वाले, कौन सा उपसर्ग, आ उपसर्ग हो भाई, जब शब्द के प्रारंभ में होते हैं उपसर्ग, तो आ उपसर्ग हो तो आप विग्रह किस प्रकार करेंगे, उत्तर पद के बाद में आप क्या लिखेंगे, तक या से या पर्यंत। आप इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तक से पर्यंत। अब जैसे आजीवन है, आजीवन है, जीवन पर्यंत। आजन्म है, जन्म से, जन्म से। लेकिन एक शब्द है आमरण, यहां देखिए आ उपसर्ग लगा हुआ है, समास कौन सा होगा, अव्यय भाव। जैसे शब्द है आमरण, यहां आप मरण से नहीं कर सकते, मरण तो दी एंड होता है ना, खत्म, तो मरण तक करना पड़ेगा, मरण तक, मरने तक बोलते हैं। और एक और बात, जो समास में शब्द आया हुआ है
उसी का प्रयोग करना है, उसके पर्यायवाची का आपको प्रयोग कदापि नहीं करना। देखिए आजानुभव शब्द क्या है? आजानुभव। अभी समास का विग्रह किस प्रकार करेंगे? ये बात कर रहा है आ का अर्थ होता है से नीचे से तो ऊपर नहीं जाएगा। बाहुमन बुझा, जानुमन जगा, तो ऊपर से नीचे आएगा। बाहु से जानु तक। ये आ से शुरू होने वालों का विग्रह आपको इतना याद रखना, उत्तर पद टेक से पर्यंत। फिर आपको नेक्स्ट देखिए कौन कौन से उपसर्ग है जिनके आधार पे हम शब्द कर सकते हैं। बाकी आपको उपसर्ग का अगर अर्थ आएगा तो आप समास विग्रह आराम से कर सकते हो। जैसे बे, निर, निस, ये उपसर्ग लगे हो, बे, निर, निस और नी, अगर ये उपसर्ग लगे हो तो आपको समास विग्रह करते वक्त कुछ ध्यान में बातें रखनी है। वो रहित प्लस उत्तर पद या उत्तर पद बिना। अब ये जब उपसर्ग आए बे, निर, निस, नी, इनका अर्थ क्या होता है? रहित या बिना। तो इन उपसर्ग की जगह आपको रहित या बिना लगाना है। रहित लगाना है तो शुरुआत में लगाना है शब्द के और प्रारंभ में लगेगा, और बिना शब्द के अंत में लगेगा। जैसे बेफायदा, दोनों ही शुद्ध होते हैं। बेफायदा, निर्गुण, निष्पाप, नीरव, जैसे ये शब्द है बेफायदा। अब इसका विग्रह करेंगे, दूसरा पद कौन सा? फायदा। बे उपसर्ग को अलग करने के बाद फायदा रहित, क्या होगा? फायदा रहित। निर्गुण, निर्गुण, गुण रहित, निर्गुण, गुण रहित। तो आपको सॉरी रहित या बिना शब्द, ये पहले लगेगा बिना। बिना फायदे की, जैसे निष्पाप, पाप रहित और या नीरव, रव रहित। अगर आपको बोल दे भाई निर्विकार है, बिना विकार के, जैसे शब्द क्या है? निर्विकार, बिना विकार के। आपके कंपटीशन में 5 प्रश्न, पीएसआई में 5 प्रश्न आएंगे, बाकी अधिकतर एग्जाम में 1 प्रश्न आते हैं। और जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी कोशिश क्या रहती है? अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। 5-6 किताबें लेके आते हैं, उनका निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको कंपटीशन पास करना है। कंपटीशन में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 5 प्रश्न पीएसआई की भर्ती में आते हैं, 5 प्रश्न पिछले पेपर उठा के देख लेना। अगर एक भी प्रश्न ऐसा लगे कि हाँ ये विवादित है, बोर्ड विवादित प्रश्न नहीं उठाएगा। किसको आधार माने? कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है, 9 से 12 की ऑथेंटिक किताब है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। प्रश्न आप वहां दावा लगा सकते हैं भी हाँ कि ये प्रश्न होगा, इसका उत्तर ये है। फिर देखिए आप, अगर उपसर्ग कौन सा लगे हो? स उपसर्ग हो, स या ब बा, स ब बा, अगर ये उपसर्ग हो तो क्या करना है? सहित करना है बस। इन उपसर्गों का अर्थ क्या होता है? सहित ही होता है। उत्तर पद लिखना है और उसके अंत में क्या लिख देना है? सहित लिख देना है। जैसे इसमें अव्ययभाव हो सकता है, जैसे बाखूबी, खूबी सहित हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, उत्तर पद उपसर्ग अलग करना है, उत्तर पद के बाद में सहित लिखना है। खूबी सहित, बाकायदा, कायदे सहित, सपरिवार, परिवार सहित, परिवार सहित। ये स बा से शुरू होने वाला उपसर्ग। अब सबसे मोस्ट प्रति उपसर्ग लगा हो। कौन सा उपसर्ग? प्रति उपसर्ग जब लगा हो
तो विग्रह किस प्रकार के करेंगे। 3-4 तरीके बताएंगे। अगर एग्जाम में आ गया विग्रह में ऑप्शन नहीं है, आपने पढ़ा भाई इस प्रकार से प्रति उपसर्ग लगा हो तो विग्रह होता है, और वो ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या कर सकते। प्रति उपसर्ग है, किस प्रकार करेंगे। जैसे उत्तर पद, हर उत्तर पद कर सकते हैं। प्रति का आपको सामान्य तरीका 9वीं 10वीं कक्षा में बताया होगा। हर उत्तर पद मतलब हर प्रति उपसर्ग लगा हो तो आप हर शब्द का प्रयोग कीजिए। या उत्तर पद के सामने या उत्तर पद के बदले उत्तर पद, या उत्तर पद का उत्तर पद, या आप कर सकते हो कि भाई उत्तर पद के बाद उत्तर पद, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, के बाद उत्तर पद। ये 5 तरीके से आप इस प्रति के विग्रह कर सकते हो। कुछ शब्द है जिनका विग्रह प्रति उपसर्ग लगा हो तो अलग तरीके से होता है। जैसे सामान्य शब्द कौन से, प्रतिदिन। अब इसका तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हर दिन। या दिन दूसरा उत्तर पद है तो आप पहले हर लिखेंगे, बाद में उत्तर पद लिख देना, हर दिन, प्रति माह, हर माह। ये तो सामान्य शब्द है, हर माह। अगर बात करें जैसे प्रतिबिंब आ रहा है, प्रतिबिंब, बिंब का बिंब, हमने किया उत्तर पद का उत्तर पद, अर्थात उत्तर पद 2 बार लिखेंगे, बिंब का बिंब। इसी प्रकार अगर आ जाए प्रतिघात, अब घात का चोट कौन सा नहीं होता, हमला कर। याद रखिए, घात के बदले घात, प्रत्यक्ष अक्षी के सामने, प्रत्यक्ष अक्षी के सामने होता है। एक शब्द होता है परोक्ष और प्रत्यक्ष, 2 शब्द है। प्रत्यक्ष का विग्रह होता है अक्षी के सामने। उत्तर पद क्या है, अक्ष है, और बनेगा क्या, अक्षी। और परोक्ष का क्या है, अक्षी से परे। परोक्ष का अक्षी से परे, परोक्ष का क्या होता है, अक्षी से परे होता है। जैसे आ जाए बी प्रतिध्वनि, ध्वनि के बाद ध्वनि, ये प्रति से शुरू होने वाले कुछ उदाहरण थे आपके सामने, जिनका विग्रह आप 4-5 तरीके से कर सकते। अब कुछ जैसे प्रत्यय आते हैं। हमने दूसरी बात क्या लिखी थी, कुछ और शब्द रह गए हैं प्रत्यय उपसर्ग वाले, वो बाद में करेंगे। भाई अन्य उपसर्ग भी है, जैसे अति है, अनु है, भर है, लगा हो तो विग्रह किस प्रकार का करना। उससे पहले हमने एक बात लिखी थी, शब्दों की पुनरावृत्ति हो और वो अव्यय का अर्थ होता है अपरिवर्तनशील, परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए जैसे लुट्टम लूट, यहाँ क्या लूट शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो और वो अव्यय का बोध करवाए, वहां समास कौन सा होता है, अव्यय भाव समास होता है। विग्रह किस प्रकार करेंगे, लूट के बाद लूट होगा। कहते हैं लूटम लूट बचा रखी है, अर्थात लूटने के बाद भी लूट हो रही है, जिससे कानो कान, कान ही कान है, कान ही कान। अगर आपको पूछ ले साफ साफ शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, साफ के बाद साफ, साफ के बाद साफ, साफ के बाद साफ, हाथों हाथ, भागम भाग,
बागम बाग, मारा मारी, ये शब्द क्या कर रहे हैं? पुनरावृत्ति। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, भागम भाग, भागने के बाद भागना, मारा मारी, मारने के बाद मारना। ये शब्द, सारे शब्द क्या है? पुनरावर्ती शब्द। धीरे धीरे इनमें से कई शब्द क्रिया से बने हुए, कुछ शब्द संज्ञा से बने हुए। किसी प्रकार से भी हो, चाहे क्रिया हो चाहे संज्ञा हो, अगर शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, पदों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो वहां समास अव्ययभाव होगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ उपसर्ग है, कुछ प्रत्यय जिनके कारण उसमें समास कौन सा आ रहा है। हमने अभी लिखे थे कि अनुसार और पूर्वक और उपरांत। अगर ये प्रत्यय हो तो समास कौन सा होता है वो देखिए। इच्छानुसार, इच्छानुसार, विश्वास पूर्वक, से उपरांत, के लगाना, कुछ नहीं करना। इच्छा के अनुसार, विश्वास के साथ, और सेवा के उपरांत। सेवा के उपरांत। इसी प्रकार बहुत शब्द हो सकते हैं। योग्यता अनुसार हो सकता है, निर्देश अनुसार हो सकता है, और कर्मानुसार हो सकता है, पर्यटन पूर्वक हो सकता है। तो बहुत से मरणोपरांत हो सकता है, जैसे मरणोपरांत शब्द, मरने के उपरांत। अगर मरने के उपरांत कार्य की आ जाए तो वो अलग बात, अगर तत्पुरुष होगा तो वहां थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन दोनों साथ में नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, अन्य उदाहरण, अवयव भाव के अन्य उदाहरण। अवयव भाव के अन्य उदाहरण देखिए, कुछ उदाहरण हम लेंगे। भरपेट, अब भरपेट है, भर उपसर्ग लगा हुआ है, अवयव भाव होगा। पेट भरकर, पेट भरकर। जैसे शब्द ले अनुदान, अनुदान में क्या है? अनु उपसर्ग लगा हुआ है। दान की तरह दान, दान की तरह दान, अनुदान। और अनुगमन, गमन के पीछे गमन, गमन के पीछे गमन। और इसी प्रकार अगर शब्द देखें हम, अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त शब्द है, अतिरिक्त शब्द है। उपसर्ग कौन सा है? अति उपसर्ग लगा हुआ है। रिक्त से अधिक, अति का अर्थ क्या होता है? अधिक या परे होता है, तो रिक्त से अधिक, रिक्त से अधिक। ध्यान से देखना, ये विशेषता अगर आप याद करते हो तो आपका समास पूरा हो जाएगा। जैसे निगोड़ा है, एक हमने नि उपसर्ग किया था, निगोड़ा, बिना गोड़ा के। एक शब्द है यावत जीवन, अब यहां यावत है, जा संधि का कार्य बोला, जीवन पर्यंत, या जब तक है जीवन, जीवन पर्यंत या जब तक है जीवन, एक ही बात है, जब तक है जीवन या जीवन पर्यंत। जैसे शब्द है एक प्रतिलिपि, प्रतिलिपि शब्द है। अब हमने किया था, लिपि के समान लिपि कर सकते हैं, प्रतिलिपि, या लिपि के समक्ष लिपि कर सकते हैं। ये तो था आपका अवयव भाव समास। आपने इसमें एक बात नोट की होगी कि ज्यादा कुछ नहीं है, हमें आपको उपसर्ग का ज्ञान होना चाहिए और किन उपसर्गों को छोड़ना है हमें अवयव भाव समास में, और शब्दों की जो पुनरावृत्ति हो रही थी उनका ध्यान रखना है। कुछ बेसिक बातें याद करनी है, और विग्रह आपको रटना नहीं। विग्रह आप रटोगे तो दिक्कत होगी।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कक्षा में हम चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास पर।